हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज हम लोग प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं और वह शक्तियां किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो देखिए प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं पहले हम। देखिए लिखा है प्रधानमंत्री के बारे में, सरकार की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी एवं सरकार के मुख्य अध्यक्ष होता है। क्या होता है? वास्तविक कार्यकारी होता है और सरकार का मुख्य अध्यक्ष होता है। मतलब वास्तविक कार्यकारी का इंग्लिश यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। तो लिखा है यहाँ पे 1947 से भारत के 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। इस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं इस समय। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। देखिए नियुक्ति के बारे में क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। मतलब संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कोई विशेष प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। लिखा है सामान्यतः प्रधानमंत्री दल या संधि का नेता होता है जिसका लोकसभा भारतीय सदन के निचले सदन लोअर हाउस में बहुमत होता है। मतलब जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसका लोकसभा यानी जो निचला सदन होता है उसमें बहुमत होता है। तो उसके बाद क्या लिखा है देखिए, लिखा है प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेता है। प्रधानमंत्री किसके द्वारा शपथ लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री शपथ लेता है। इसके बाद राष्ट्रपति कार्यालय एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री को दिलवाता है। राष्ट्रपति ही कार्यालय एवं गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री को दिलवाता है। इसके बाद देखिए इनका किसमें विवरण है। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। क्या लिखा है? लिखा है राष्ट्रपति को सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद होनी चाहिए जो कि अपने कार्यों को प्रयोग में लाने हेतु ऐसी सलाह के तदनुरूप कार्य करे। मतलब अनुच्छेद 74 के कहने का क्या तात्पर्य है? अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है उसकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद होते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है पॉइंट। लिखा है जब कोई दल निचले सदन में अध्यक्षता न करे और जब भी प्रधानमंत्री की कार्यालय में आकस्मिक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। तो इसके कहने का तात्पर्य क्या है? इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति को विवेकाधीन अधिकार होता है कि वो आगे की कार्यवाही क्या करे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है और फिर उचित समय अंतराल के अधीन उसे निचले सदन लोकसभा में उसके बहुमत को साबित करने हेतु कह सकता है। मतलब राष्ट्रपति जो होता है वही कहेगा प्रधानमंत्री को कि अपना बहुमत साबित करिए लोकसभा में। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? लिखा है इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति जो दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है को 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जो दोनों ही सदनों का सदस्य नहीं है, न तो वो लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का सदस्य है, तो उसको 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उससे अधिक समय के लिए नहीं। फिर लिखा है जिसके अंतर्गत उसे सदन किसी एक सदन का सदस्य बना होना चाहिए। ठीक, इसके आगे देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे क्या लिखा है नोट में। लिखा है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्या लिखा है? लिखा है संयुक्त राज्य के संसद की प्रणाली की तरह प्रधानमंत्री पर केवल निचले सदन से ही होने की कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है संयुक्त राज्य की संसद प्रणाली की तरह प्रधानमंत्री को केवल निचले सदन का हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, वो लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं तब भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और राज्यसभा के सदस्य हो तो भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। नेक्स्ट देखिए लिखा है राष्ट्रपति की रजामंदी पर प्रधानमंत्री कार्यालय को संभालता है। मतलब राष्ट्रपति ही रजामंदी देता है तो प्रधानमंत्री अपने कार्यालय को संभालता है। और क्या लिखा है? यदि निचली सदन पर वह बहुमत में असफल होता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल
स्थिर निर्धारित नहीं होता है। यदि कोई भी प्रधानमंत्री है और वो निचली सदन में अपना बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है, जब अगर मान लीजिए कि संसद में बहुमत पेश करने के लिए उसको कहा गया और वह अपना निचली सदन में बहुमत न पास कर पाए, तो उस प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्थिर नहीं है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है साथ ही उसका वेतन एवं भत्ता भी संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसका अर्थ है प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। आगे देखिए लिखा है अधिकार एवं कार्य। प्रधानमंत्री के अधिकार और क्या 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 है वो देखा जाए। वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री जो होते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। एक पदाधिकारी प्रधानमंत्री को त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। यदि कोई एक पदाधिकारी है वो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे दे या कोई मंत्री की मृत्यु हो जाए तो स्वतः ही उसका पद विघटित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संचार का प्राथमिक चैनल होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संचार का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है लिखा है यहाँ पे प्रधानमंत्री जिस संसद से संबंध रखता है वह स्वतः ही उसका नेता बन जाता है। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो वो राज्यसभा का नेता होगा और अगर लोकसभा का सदस्य हो तो वो लोकसभा का नेता कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है वह नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, मंत्रिमंडल समिति इत्यादि का अध्यक्ष होता है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग पहले जिसका नाम योजना आयोग था आप लोग जानते होंगे, अंतर्राज्यीय परिषद, मंत्रिमंडल इन सभी का अध्यक्ष होता है। अब देखिए अब हम लोग मंत्रिपरिषद के बारे में जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में देखिए अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में क्या कहा गया है। लिखा है मंत्रियों की एक परिषद होनी चाहिए जिसमें राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में हो, जो अपने कार्यों का प्रयोग में इस प्रकार की सलाह के अनुसार कार्य करें। एक ऐसी समिति हो मंत्रियों की जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करे, ये अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहीं पे। इसके आगे देखिए क्या लिखा है सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। हालांकि राष्ट्रपति इस प्रकार की सलाह पर पुनर्विचार की सिफारिश कर सकता है। सलाह जो भी हो वो उस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार कर सकता है, किंतु पुनर्विचार कर दी गई सलाह राष्ट्रपति हेतु बाध्यकारी होती है, मगर पुनर्विचार करके जो सलाह दी जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा बाध्यकारी होती है। यह प्रावधान 42वें और 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो आगे देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जानी चाहिए एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अनुच्छेद 75 देखिए नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 75 नियुक्ति के बारे में बता रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? वो राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री जी करेंगे। आगे बढ़िए आगे देखिए क्या लिखा है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या कहता है देखिए। तो इसमें लिखा है लोकसभा हेतु मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती हैं। लोकसभा में मंत्रिपरिषद जो होगा वो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा। जब लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तब मंत्रिपरिषद राज्यसभा में सदस्यता के निरपेक्ष पूर्ण रूप से त्यागपत्र देती है। मतलब यदि जब लोकसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया तो उस समय मंत्रिपरिषद जो होगा वो राज्यसभा के सदस्यता के रूप में त्यागपत्र दे देगा। ठीक आगे देखिए लिखा है वे एक टीम समूह के रूप में कार्य करते हैं। जो भी मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं वो एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही सफलता या असफलता का सामना करते हैं, और जो भी सफलताएं या असफलताएं आती हैं वो सब साथ मिलकर कार्य करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यदि मंत्रिमंडल की बैठक उनमें से मतभेद हो रहा है, मंत्रिमंडल की बैठक में कोई व्यक्ति के बीच में आपस में मतभेद है, तब भी मंत्रिमंडल का निर्णय समस्त मंत्रिमंडल के मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब सभी मंत्रियों को मानना पड़ेगा, बाध्यकारी होगा का मतलब यहाँ पे ये है। आगे देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। इसमें क्या है? इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति की रजामंदी के दौरान कार्यालय को मंत्रिपरिषद द्वारा संभाला जा सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें पदच्युत कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को सुरक्षित रखने हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आवश्यक है।
इसका कहने का मतलब है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, जो ऊपर लिखा हुआ है कि सभी लोग समूह में कार्य करते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत अत्यंत आवश्यक है। आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़िए। तो देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है यहीं पे, कानूनी उत्तरदायित्व में लिखा है, संयुक्त राज्य के समान भारत में कानूनी उत्तरदायित्व का कोई प्रणाली नहीं है। मतलब संयुक्त राज्य के समान भारत में कोई कानूनी उत्तरदायित्व की प्रणाली नहीं है। फिर लिखा है नेक्स्ट, यह आवश्यक नहीं कि सार्वजनिक अधिनियम के लिए राष्ट्रपति का आदेश एक मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति का एक आदेश जो हो वो मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। तो आगे देखिए नेक्स्ट लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को कार्यालय एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उनके वेतन भत्ते इत्यादि में संसद द्वारा समय समय पर संशोधन किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, उनके वेतन भत्ते इत्यादि में हमेशा संसद द्वारा संशोधन किया जाता है। मतलब हमेशा एक समान तो रहेगा नहीं, उनका संशोधन समय समय पे होता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसी में लिखा है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सामने कार्यालय का कार्यभार संभालती है। उन्हें उनके कार्यालय से प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। मतलब मंत्रियों को किसी भी समय प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तय की गई है। यह 2003 के 91वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मंत्रिपरिषद की जितनी भी संख्या होगी वो अधिकतम कितनी होगी, लोकसभा के सदस्यों के 15% के बराबर होगी। ये 91वां संविधान संशोधन कहता है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी मंत्री संसद का सदस्य न होने पर उसकी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यदि कोई मंत्री है जो सदन का सदस्य नहीं है तो वो तब भी उसकी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्री के पास मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, मगर ऐसी स्थिति में मंत्री के पास मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। आगे देखिए नेक्स्ट लिखा है, एक मंत्री के पास संसद या संयुक्त बैठक अधिवेशन की किसी भी समितियों को प्रक्रियाओं में बुलाने एवं भाग लेने का अधिकार होगा। एक मंत्री को किसका अधिकार होगा, संसद या संयुक्त बैठक के अधिवेशन में बुलाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है उसे 6 महीने के अंदर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर उसे मंत्री पद पे नियुक्त किया जा सकता है, यदि वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए लिखा है, जिसके अंतर्गत, इसी में देखिए क्या लिखा है, लिखा है जिसके अंतर्गत उसे संसद के किसी एक सदन का सदस्य बनना होता है। इसी के अंतर्गत वो 6 महीने के लिए किसी भी एक सदन का सदस्य बना होता है। आगे देखिए नेक्स्ट है, देखिए क्या लिखा है, लिखा है कार्यवाहक सरकार। इसी में लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनिवार्य किया है कि लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद का कार्यालय का पद संभालने का अधिकार नहीं रखती है। चूँकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सहयोग एवं सलाह के बिना किसी भी प्रकार की कार्यकारी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। मतलब इसमें क्या लिखा है, लिखा है सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनिवार्य किया है, क्या अनिवार्य किया है, कि लोकसभा के विघटन के बाद भी मंत्रिपरिषद जो होगी वो कार्यालय पद संभालने का अधिकार नहीं रख सकती है, क्योंकि पूरी कार्यालय की जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद के पास नहीं होगी, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इसी में लिखा है मंत्रिपरिषद की रचना। मंत्रिपरिषद की रचना कैसे है, मंत्रिमंडल के मंत्रियों के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। इसी में लिखा है, देखिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रपति की सलाह देती है। जो मंत्रिमंडल होते हैं उनके भी सदस्य राष्ट्रपति की सलाह लेते हैं। इसी में लिखा है उनके पास महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो होते हैं एवं वे मंत्रिमंडल की बैठक में उपस्थित रहते हैं। तो पोर्टफोलियो मतलब जो लेखा जोखा होता है वो मंत्रिमंडल के पास उपस्थित होता है और वही मंत्रिमंडल उसको लेके वहाँ पे अपने बैठक को करते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, लिखा है शब्द मंत्रिमंडल जो कैबिनेट शब्द है उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। इसे अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त
प्रधानमंत्री और कैबिनेट रैंक के अन्य मंत्रियों की परिषद के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये संविधान संशोधन 44वें के अंतर्गत आता है मंत्रिमंडल शब्द, जो कि अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट रैंक के मंत्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो शब्द है मंत्रिमंडल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होता है? वे मंत्रालय के स्वतंत्र विभागों के प्रभारी होते हैं या उन्हें मंत्रिमंडल मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। तो जो राज्य मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? वो मंत्रालय के स्वतंत्र विभाग के प्रभारी होते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसी में क्या लिखा है? लिखा है वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। वे जो होते हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, जो राज्य मंत्री होते हैं, और जब तक आमंत्रित नहीं किया जाता वे किसी बैठक में उपस्थित नहीं होते। मतलब जो राज्य मंत्री होते हैं वो सभी बैठकों में उपस्थित नहीं रहेंगे जब तक उनको आमंत्रित न किया जाए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए क्या है? उप मंत्री। उप मंत्री क्या है? उन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। तो जो उप मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री के द्वारा स्वतंत्र प्रभार नहीं धारण किए होते हैं। लिखा है और उन्हें मंत्रिमंडल के मंत्रियों या राज्य मंत्रियों की सहायता हेतु नियुक्त किया जाता है। तो जो उप मंत्री होते हैं वो मंत्रिमंडल के मंत्रियों की सहायता हेतु होते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक है संसदीय सचिव। संसदीय सचिव क्या है? वे वरिष्ठ मंत्रियों से उनके संसदीय कर्तव्यों में सहायता हेतु जुड़े होते हैं। तो जो संसदीय सचिव होते हैं वे वरिष्ठ मंत्रियों, जो भी मंत्री वरिष्ठ हो गए हैं, उनके संसदीय कर्तव्यों में सहायता देने के लिए जुड़े होते हैं, जो संसदीय सचिव होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।